Hello everyone, I am Anirudh Tiwari, the Director and Chief Mentor of Dronacharya Civil Services Academy. Welcome to our YouTube channel. आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यूजीसी नेट, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इसके अंतर्गत पार्ट 2 के अंतर्गत आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंतर्गत सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि संख्या पद्धति क्या है। व्हाट इज ए नंबर सिस्टम। वैसे तो देखिए, विगत आप स्कूलिंग और कॉलेज करते समय भी आप नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन किए होंगे, लेकिन चूंकि आप जब किसी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो रिक्रूटिंग एजेंसी आपसे ये अपेक्षा करता है कि आपको इससे संबंधित कितने डेप्थ में नॉलेज है। इसीलिए इसको मैथमेटिकल रीजनिंग नाम दिया गया है और गणित में शुरुआत अंकों से होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति। विभिन्न अंकों का प्रयोग से बनने वाली संख्याओं से बनने वाले विभिन्न समुच्चयों के गुणधर्म के अध्ययन को संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे डेसिमल सिस्टम्स एंड रोमन सिस्टम। तो देखिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो इसमें सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को बताने जा रहे हैं। डेसिमल सिस्टम्स अभी क्लासिफाई करेंगे। डेसिमल सिस्टम एंड रोमन सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं दाशमिक अंकन प्रणाली। एंड रोमन सिस्टम को हम बोलते हैं रोमन अंकन प्रणाली। दाशमिक अंकन प्रणाली, इस सिस्टम में नंबर्स को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इन अंकों के प्रयोग से विभिन्न संख्याओं का निर्माण होता है। इन संख्याओं से मिलकर के विभिन्न अंकों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल 157, 253 या 2469, 789। तो देखिए, ये जो नंबर्स हैं इन्हीं संख्याओं से मिलकर के इन अंकों का निर्माण होता है। तो इसे हम नाम देते हैं डेसिमल सिस्टम, दाशमिक अंकन प्रणाली। रोमन अंक प्रणाली क्या है?
इस सिस्टम में रोमन अंक संख्याओं को दर्शाता है। जैसे रोमन संख्याएं क्या होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6। तो आप जैसे देखिए फर्स्ट को ऐसे लिख रोमन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब इसी प्रकार से ही आपको लिखना है 7 8 9 10 50 100। तो देखिए 7 को कैसे लिखेंगे रोमन्स में, ये 8 9 10। तो 10 तक तो लगभग सभी को आता है। अब हम बात करेंगे 50। 50 को हम क्या लिखते हैं एस, और सी मीन्स 100। तो ये रोमन अंक। तो रोमन में कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो डेसिमल सिस्टम्स मीन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रोमन्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 50 एंड 100। अब हम बात करेंगे, देखिए इसका एक हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ऑफ नंबर्स यानी संख्यांकों का वर्गीकरण। तो देखिए नंबर संख्या, इसे नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ये दो प्रकार के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या, इमेजिनरी का मतलब होता है अधिकल्पित। रियल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। परिमेय संख्या, इसे हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, और ये कहलाता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, ठीक है, अभी एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। अब यहां पर देखिए जो रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं, इसमें है दो, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, फ्रैक्शंस हिंदी में बोलते हैं भिन्न। अब यहां पर देखिए जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में पूर्ण नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या,
एंड निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक संख्या। फ्रैक्शंस, fractions, these are many types of fractions. Suppose proper fraction, improper fraction, and next is mixed, मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्याएं कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 होल 1/3, 2 सही 1/3, तो क्या करते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 3, हर में, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो ये कितना हो गया 7/3। और देखिए तो ये 7/3 क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शंस के रूप में हो गया। और 7/3 मीन्स क्या होता है? 7 बिलोंग्स टू न्यूमरेटर, 3 बिलोंग्स टू डिनोमिनेटर, यानी 7 में 3 से डिवाइड करने पर 2 टाइम्स गया, जितना रिमाइंडर बना यानी शेष 1 बचा, तो बटे किससे भाग दिया था 3, तो 2 सही 1/3 लिख दिया। तो ये हुआ। अब इसी प्रकार से देखिए ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर्स। तो जितने इसमें संख्याएं हम पढ़ते हैं इंटीजर्स में, अब ये संख्याएं मेन ये हैं। अब आपको इरेशनल नंबर में, तो इरेशनल नंबर्स यहां इसे हम 2 प्रकार के कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं सर्ट्स, सर्ट्स यानी करनी, एंड नेक्स्ट इज ट्रांसीडेंट। तो मेन सर्ट्स जिस अभी 1 by 1 अब हम बात करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने बात किया था, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हम सबसे पहले बात किए थे नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या, इसे हम सी से डिनोट करते हैं क्योंकि आपका कैपिटल लेटर सी से स्टार्ट हुआ है। सी इक्वल टू ए प्लस आई बी। यहां पर देखिए ये फर्स्ट पार्ट जो है ये कहलाता है रियल यानी वास्तविक, और ये सेकेंड पार्ट जो है ये कहलाता है इमेजिनरी। यहां पर जो आई है, आई का मान होता है स्क्वायर रूट -1, ठीक है। तो ये देखिए अब ये जो मैंने रियल नंबर लिया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है रेशनल नंबर, और सेकंड होता है इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर कहलाता है वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर मीन्स P/Q के फॉर्म में हो। यहां PQ belongs to integer and Q does not equal to 0, और रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होती है। तो वे संख्याएं जो अंश बटे हर यानी भिन्न के रूप में हो, लेकिन अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्याओं को बिलोंग करता है और हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3/2, तो यहां पर देखिए 3 and 2 बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि देखिए इंटीजर को यदि हम नंबर लाइंस के माध्यम से समझें तो देखिए ये 0, और जब हम गोज, इफ वी गोज लेफ्ट टू राइट तो ये पॉजिटिव, एंड इफ यू गोज टू राइट टू लेफ्ट यानी जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक, और जब हम बाएं से
दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक, यानी इसको हम पढ़ते हैं +1 +2 +3 +4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, सेम एज इट। तो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, I इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर इंटीजर्स। अब यदि आपको पॉजिटिव इंटीजर कहना है यानी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी आल्स काउंटिंग नंबर मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और यदि आपको ऋणात्मक पूर्णांक कहना है यानी नेगेटिव इंटीजर, तो -1 -2 -3 0। जीरो एक ऐसा है ना, इधर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना तो ये धनात्मक में है ना ऋणात्मक, ठीक है। तो ये जो हम बात करते हैं कि पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर में मतलब होता है धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी संख्या को में हर जीरो हो गया तो ये चीज हो जाती है इंफिनिटी यानी अनंत, ठीक है, नॉन डिफाइंड। तो ये कहलाता है आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं देखिए इरेशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले देखिए रेशनल, चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो रेशनल में क्या आ गया, इंटीजर, क्लियर हुआ। इंटीजर्स में देखिए जीरो शामिल है, तो जीरो क्या है कहलाता है, जीरो यदि हम होल नंबर पढ़ते हैं, होल नंबर्स, तो होल नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, यानी पूर्ण ये क्या कहलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट्स होता है समुच्चय, यदि इसमें जो शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, जीरो को शामिल कर लिया जाए, तो प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी होल नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे, डिनोटेड बाय W, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण यानी होल नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले एक एक करके पढ़ें, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, क्या है, व्हाट इज ए नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग ऑफ जितने भी गिनने वाली संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं तो कैपिटल एन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं या अंकों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं संख्याओं के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो ऐसे, तो इसे हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो जितने भी गिनने वाली संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं जैसा मैं पहले बताया, सभी प्राकृतिक संख्याएं विथ जीरो, यानी इसमें जीरो यदि इंक्लूड हो जाता है तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम बात करें पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है, नंबर लाइन के माध्यम से। ये पहले मैं डिफाइन कर चुका हूं, इधर होता धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। जब आप जो बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आप धनात्मक पूर्णांक की तरफ जाते हैं, और जब आप जो है दाएं से बाएं की ओर आते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक। इधर आप जब जाते हैं बाएं से दाएं की ओर तो इंक्रीज होता है, और जब आप दाएं से बाएं की ओर आते हैं तो डिक्रीज होता है। तो यहां पर देखिए इस तरह से 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, और इधर देखिए -1 -2 -3, ये अप टू इंफिनिटी। तो इस तरह से देखिए इस यहां पर एक लाइन आपको याद रखना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि पूर्णांक संख्याओं से प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में नेचुरल नंबर और पूर्ण यानी होल नंबर शामिल होते हैं। जब इंटीजर की बात आए तो इंटीजर में क्या होता है, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है, होल नंबर। नेक्स्ट है सम संख्या।
सम संख्या को हम अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। इवन में फर्स्ट लेटर ई का यूज होता है, इसलिए ई से डिनोट कर रहे हैं। तो सम संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 4 यानी 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर आपको ये जानना जरूरी, जैसे 2 से देखिए डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड सो ऑन। तो ये संख्याएं कहलाएंगी इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? 2। तो आपको सम संख्याएं। अब इसी प्रकार से विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं क्या है? दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब ये कहने का कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। तो 2 से विभाजित न होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो ये संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से विभाजित नहीं होती। इसके बाद है नेक्स्ट परिमेय संख्या। मैं पहले बता चुका हूं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याओं के लिए हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती है, यानी अंश बटे हर के रूप में। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में क्या है? ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में व्यक्त ना की जा सके, यानी p अपॉन q के फॉर्म में नहीं हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या को इससे जैसे स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 या 5 का मान 22/7 होता है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहां पर आपको याद रखने वाली चीज ये है, ध्यान रखना है, शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन सामान्य पूछे जा सकते हैं। 0 क्या है? 0 एक रेशनल नंबर है। और क्यों? क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, 0 वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर से से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? जिन संख्याओं को वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती हैं, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि -2 का हम वर्ग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी घात 2, तो -2 इंटू -2 यानी माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4। तो ये देखिए, इसका स्क्वायर करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हुई और इसे संकेत हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहां पर जैसे इसको यदि हम रियल नंबर को लिखना चाहें तो रियल नंबर को हम कैसे दर्शाएंगे? रियल नंबर में हम लिखेंगे इनफिनिटी, क्योंकि एंड ये हो जाएगा -2 -1 -1/2 0 1/2 1 2 3 एंड प्लस इनफिनिटी। ठीक है, तो ये इसका मतलब यह है कि इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों के सम्मिलित होने से जो संख्या प्राप्त होती है वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये अब यहां पर याद रखने वाली क्या चीज है कि गणित में परिभाषित सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में शामिल हैं। मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं वे सभी की सभी संख्याएं ऑलरेडी रियल नंबर में समाहित हैं। इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स पी, हिंदी में हम प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती हुई वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 से विभाजित होगी या 2 से। सेम है ये 3 जो है 1 और 3 से विभाजित होगी। 5 1 एंड 5 से। 7 11 13 17 19 एंड मोर। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी अभाज्य संख्या।
तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो केवल एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं। तो यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अब यहां पर एक किया और आप देखें 2 इज ओनली वन नंबर जो सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो ये आपको याद रखना है। इमेजिनरी नंबर जैसे मैंने पहले बताया था आई से, तो ये कहलाता है इमेजिनरी नंबर, जैसे -2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट -5, ये इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को, यहां पर देखिए ये है ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या है। समित संख्या मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद आता है देखिए फैक्टर्स। यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है तो ये संख्याएं अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे अपवर्तक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइजर या फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 के फैक्टर क्या होंगे? देखिए 15 एक ऐसी संख्या, 15 एक ऐसी संख्या जो 1 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी और 15 से भी विभाजित होगी। यानी विभाजित का मतलब होता है कि इसमें पूर्ण रूप से 1 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाता है, 5 का और 15 का। तो ये कहलाते हैं 15 के अपवर्तक। यदि आपसे कोई पूछे कि 15 का अपवर्तक क्या है या फैक्टर ऑफ 15 क्या है, तो आप बताएंगे 1, 3, 5 एंड 15। मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज। किसी संख्या को क्रमशः यदि 1, 2, 3, 4 से गुणा कर प्राप्त होने वाली संख्याओं को गुणज। जैसे 3 का गुणज क्या होगा? आपसे कोई बोले व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का गुणज होगा, 3 का गुणज कहलाएगा मल्टीपल गुणज। 3 का गुणज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। ये 3 के गुणज कहलाएंगे। लोकल वैल्यूज, स्थानीय मान और जातीय मान। तो लोकल वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। लोकल वैल्यूज, जातीय मान। जैसे जातीय मान क्या है? किसी संख्या में किसी विशेष अंक का अंकित मान उस संख्या के अंक का जातीय मान कहा जाता है। जैसे हमने लिया 536, 536, तो यहां पर 3 का जातीय मान क्या होगा? 3। 6 का जातीय मान क्या होगा? 6। यानी जो अंक अंकित हो वही उसकी जाति होगी। स्थानीय मान। नेक्स्ट स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए नाम से ही क्लियर है, प्लेस मतलब स्थान। किसी संख्या में किसी विशेष अंक का मान उसके स्थान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे यदि वो अंक सैकड़े के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान भी उस जातीय मान को 100 से गुणा कर प्राप्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर हम लें 5 का स्थानीय मान, तो 5 किस स्थान पर अंकित है? सैकड़े के स्थान पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 5 में से सैकड़े का गुणा कर देंगे, यानी इसका स्थानीय मान 500 कहलाएगा। यदि आपसे इसी संख्या में 536 में से 3 का स्थानीय मान, तो 3 किस स्थान पर अंक है? दहाई के स्थान पर, यानी 10 के स्थान पर, तो 3 में से 10 का गुणा हो जाएगा, यानी 30। 6 का स्थानीय मान 6 इकाई के स्थान पर अंकित है, इसलिए 6 × 1 = 6। तो ये स्थानीय मान हुआ। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हो, यानी हम बात करने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम क्या है? कोई भी संख्या किस अंक से विभाजित होगा, क्योंकि जब आप मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं
तो यहां पर देखिए ये आपसे टेस्ट किया था कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। अब कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको 2 से लेकर के कम से कम 20 तक का पहाड़ा यानी टेबल्स याद होने चाहिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो सबसे पहले देखिए कोई भी अंक या कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगी यानी डिविजिबिलिटी लॉ बाय 2 किसी संख्या में। तो देखिए इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता का नियम देखिए 2 से विभाजित होने का क्या नियम है। किसी संख्या में इकाई अंक यदि आपका इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया 284, 578, यहां देखिए इकाई अंक में 4 है, इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 578 में इकाई अंक में क्या 8 यानी 2 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। सेम एज इट इज 3 से विभाजित होने के क्या नियम है। डिविजिबिलिटी लॉ बाय 3 किसी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग ये 3 से विभाजित होता तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लिए 369 तो यहां पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या 3, दहाई में क्या है 6 और इकाई में क्या है 9। इनको आप जोड़िए कितना हो रहा है 18 में देखिए 3 का भाग चला जाता है 6 बार, इसका मतलब पूर्ण रूप से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आता है 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने के लिए यदि किसी भी संख्या में दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं 3284 यहां पर देखिए इकाई और दहाई इन दोनों से मिलकर बनी संख्या क्या है 84। अब 84 में देखिए 4 से डिवाइड करिए तो ये कट गया 21 है, पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या ये आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाजित होने के लिए क्या आवश्यक है कि किसी भी संख्या में दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने का नियम क्या है। यदि किसी भी संख्या में इकाई अंक में 0 या 5 हो तो इसका मतलब यदि किसी सभी संख्या में इकाई अंक में क्या होना चाहिए 0 या 5 तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लिया 302840 तो ये देखिए इकाई अंक में 0 है, इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या आपकी विभाजित हो जाएगी 5 से। सेम एज इट इज या तो 5 हो जैसे 625 9 2 4 5 6 5 इकाई अंक में 5 है, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट 6 से विभाजित होने का क्या नियम है। यदि कोई संख्या 2 और 3 क्योंकि 6 का फैक्टर देखिए क्या होता है 2 और 3 2 से भी विभाजित होगा 3 से, तो यानी 6 से विभाजित होने के लिए क्या आवश्यक है तो वो संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित होती तभी वो पूरी पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो ये 6 से विभाजित होने के लिए ये कंडीशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे 8202 तो यहां पर आप देखिए कि 2 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है कि इकाई अंक में 2 होना चाहिए, तो यहां देखिए इकाई में 2 इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। अब सेकंड देखिए 3 से विभाजित होने का क्या नियम है कि संख्या के सभी अंकों का योग यानी 8 to 10 10 plus 0 10 plus 2 12
12 में 3 का भाग चला जाएगा, यानी ये संख्या 8202 2 एंड 3 यानी 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, तो इसका मतलब है पूरी पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजित होने का नियम क्या है? यदि इस संख्या के इकाई के अंक का दुगना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से विभाजित हो जाती है, तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी इसके लिए थोड़ा सा आपको याद रखना है, नोट कर लें कि 7 से विभाजित होने का क्या नियम है। यदि संख्या के इकाई अंक का दुगना, जैसे यदि इकाई अंक में 2 है तो 2 का दुगना क्या हुआ 4, यदि 3 है तो 3 का दुगना क्या हुआ 6। दुगना इकाई का अंक छोड़ने पर, इकाई का अंक छोड़ दें से बनी संख्या में से घटाने पर 7 से यदि विभाजित हो जाती तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं 3661, ये हमने ले लिया। अब यहां पर देखिए इकाई अंक में क्या है 1, तो 1 का दुगना क्या हुआ 2, इस 1 का दुगना कितना हुआ 2 हुआ। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इस संख्या को छोड़ देने पर शेष संख्या कितनी बची 366 में से 4 को घटा 2 को माइनस कर दीजिए, मान लीजिए तो कितना हुआ 364 आया। अब 364 में देखिए 7 का क्या भाग जाता है, तो ये देखिए चला जाता है 7 5 का 35, 1 रिमाइंडर आएगा 4 या 14, 7 2 यानी 52 बार 52 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि 3661 इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो ये है 7 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने के लिए नियम क्या है? 8 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्याओं में, यदि किसी संख्या में अंतिम 3 अंक शून्य हो या तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हो 0 हो या 8 से विभाजित हो, तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हम देखिए 4184, तो अंतिम 3 डिजिट क्या है 184। 184 में 8 का देखिए भाग चला जाता क्या 8 दूनी 16, 2 8 3 24, यानी 8 से भाग चला जाएगा। 184 में 8 का आपने भाग दिया तो देखिए चला गया। ठीक है, तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाता, तो इसका मतलब है पूरी पूरी संख्या यानी पूरी संख्या 4184 8 से विभाजित हो जाएगी, या फिर तीनों अंकों में क्या हो 0। नेक्स्ट है 9 से विभाजितता का नियम। 9 से विभाजित होने का नियम वही है जो 3 से विभाजित होने का नियम है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया 7785, तो यहां पर देखिए सभी को सम करिए, ये कितना हुआ 27, 7 7 14, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 5 27, 27 में देखिए 9 का भाग देके देखिए 3 बार चला गया यानी विभाजित हो रहा। इसका मतलब ये कंप्लीटली नंबर 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 10 से विभाजित होने का नियम अंडरस्टूड है कि किसी भी संख्या में यदि लास्ट डिजिट अंतिम अंक जो 0 है तो 10 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए 11 से विभाजित होने का नियम क्या है 11। इसका थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 11 से विभाजित होने का नियम, कोई भी संख्या 11 से कैसे विभाजित होती है? यदि किसी भी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों के योगों का अंतर, यदि किसी संख्या के सम स्थान यानी जो दूसरे स्थान पर हो, चौथे स्थान पे हो, छठे स्थान पर हो या 8वें स्थान पर हो, तथा विषम स्थान, विषम यानी पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, 7वां स्थान, इन दोनों अंकों के योगों का अंतर में अंतर यदि 0 हो या 11, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसका सीधा सीधा एक उदाहरण हम लेते हैं 28337 मींस 28337। तो यहां पर देखिए
ये पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, पांचवें स्थान पर है। तो इनको पहले जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा 7 + 3 10, 10 + 2 12। ये विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग हो गया। सम स्थान क्या कहलाएगा, दूसरा और चौथा, यानी 3 और 8 11। तो यदि दोनों के अंतर करते हैं तो 1 आता है, यानी 0 नहीं आ रहा, नहीं 11 आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन यदि यही ऐसी संख्या लेते हैं तो देखिए पहले, तीसरे और पांचवें का योग कितना हो गया, 7 2 9 2 11, और सम संख्याओं पर स्थित अंकों का योग क्या हो गया 3 + 8 11। इन दोनों का अंतर देखिए 0 हो रहा। इसका मतलब ये अंक संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये देखिए ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है, जबकि यहीं पर ये संख्या 11 से विभाजित नहीं हो रही है। 12 से विभाजित होने के लिए यदि कोई भी संख्या 3 और 4 से विभाजित होती है तो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 14 से विभाजित होने के लिए तो देखिए कोई 14 से विभाजित होने के लिए क्या है, यदि कोई भी संख्या 2 और 7 से विभाजित होती तो संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी। 15 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होती तो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। तो ये देखिए ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जब आप मैथमेटिकल लॉजिक में कहीं भी जाएंगे तो आपको सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण से गुजरना पड़ेगा, तो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन में आपको ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है। इससे संबंधित सवाल कैसे पूछे जाएंगे इसका हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम आपको आगे की चर्चा करेंगे।